Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and I welcome you all to my YouTube channel. As you all know, this channel is dedicated to Organon, and I try to simplify Organon for you. The agenda of this channel is to make the Organon easier and simpler and comprehensible to the students as well as to the doctors. I started a new thing with this channel that I will be writing answers for you. If you have some questions, previous year question papers जिसका आपको आंसर राइटिंग कहीं पे नहीं मिल पा रहा है, तो you can send me that question. I try to write an answer as a format of examination. तो this I have started because अभी मेरे को कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मैंने अभी स्टार्ट करा नहीं है, बट आई एम ऑन द वे. मैं प्रिपेयर कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर्स जो भी मेरे पास आए हैं. अगर आप लोग सूर होम्योपैथी से या नेहरू होम्योपैथी से या वैक्सीन से मुझे देख रहे हैं और आपके पास प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं या कोई और क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं और आप आंसर ढूंढ रहे हैं, तो यू कैन पिंग मी अप. आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे भी जाकर मुझे वहाँ पर बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और जो टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में भी बताया हुआ है. सो दिस वीडियो इज अबाउट अफॉरिज्म नंबर 11, क्योंकि 10 तक हमारा हो चुका है. अब हमने 9th और 10th में पढ़ा वाइटल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ. ठीक है, अब हम आगे के 11 से लेकर 17 तक के अफॉरिज्म में पढ़ने वाले हैं वाइटल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिसीजेज. ठीक है, कि अब डॉक्टर हैनिमैन क्या बात करते हैं कि जब हमें हमारी वाइटल फोर्स डिजीज में कैसे एक्ट करती है, जैसे हमने बात करी कि हेल्थ में कैसे एक्ट करती थी, अब डिसीज में कैसे एक्ट करती है, इस अफॉरिज्म के बाद से हम उसमें देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अफॉरिज्म फर्स्ट. बहुत सिंपल और ईजी अफॉरिज्म है, आसानी से समझ में आ जाएगा, साथ साथ में समझाते हुए भी चलूंगी, और जो हमारे सिंप्लीफाइड नोट्स हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं. सो व्हाट हैनिमैन सेज इन दिस अफॉरिज्म, व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल, it is only this spiritual, self-acting, automatic vital force everywhere present in this organism that is primarily deranged by the dynamic influence. कि जब भी कोई पर्सन, कोई इंसान, हेल्दी ह्यूमन बीइंग इल होता है, सिक होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो हमारी वाइटल फोर्स है, विच इज स्पिरिचुअल, विच इज सेल्फ एक्टिंग, विच इज ऑटोमेटिक, जो डायनेमिक इन नेचर है, जो हमारी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और उसको चलाती है, उसको एनिमेट करती है, वो प्राइमरीली डिरेंज होती है. अब डिरेंज ऐसे ऐसे चीज से नहीं होगी, वो डिरेंज तभी होगी जब कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस उस पर आएगा, क्योंकि हमारी वाइटल फोर्स भी तो डायनेमिक है. तो अगर उसको इफेक्ट करना है तो मॉर्बिफिक एजेंट जिसको हम बोलते हैं, मॉर्बिफिक एजेंट्स को भी हमें डायनेमिक होना पड़ेगा. ठीक है, तभी ये डिरेंज होएगी. ठीक है, डिरेंज होएगी. अगर हमारा मॉर्बिफिक एजेंट डायनेमिक नहीं हुआ तो डिरेंजमेंट नहीं होगी. अभी क्या होता है कि जब भी आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे होंगे कि एक जगह किसी ने खाना खाया, ठीक है, या फिर बारिश हुई या बारिश में भीग गए कई लोग और ठंड लग गई, तो कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग नहीं पड़ते हैं. इट इज अबाउट द ससेप्टेबिलिटी ऑल्सो. और दूसरा कि जो जिनकी वाइटल फोर्स डिरेंज हुई है उनको कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस ने डिरेंज किया है. इट इज नॉट जस्ट द रेनी सीजन और जस्ट यू गेटिंग वेट और जस्ट यू हैविंग अ स्टेल फूड. इट इज नॉट दैट सिंपल. तो डॉक्टर हैनिमैन वही कहना चाह रहे हैं कि इतना सिंपल नहीं है कि ठंडा कुछ खा लिया, गलत कुछ खा लिया या ठंड लग गई उससे आप बीमार पड़ जाओ. इतने आसानी से आपकी वाइटल फोर्स डिरेंज नहीं होती. देयर इज सम डायनेमिक इन्फ्लुएंसेस अपॉन इट, जो मॉर्बिफिक एजेंट्स होते हैं, जो इनमिकल टू लाइफ होते हैं. इनमिकल मतलब उल्टे, लाइफ को सपोर्ट करने वाले नहीं, लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले. जैसे हमारी वाइटल फोर्स जो होती है वो हमें ईज देती है, पर जो ये इनमिकल मॉर्बिफिक एजेंट्स हैं वो हमें डिसईज देते हैं. ठीक है, वो हमें डिस्कम्फर्ट देते हैं. ठीक है, जैसे वाइटल फोर्स हमें हेल्थ देती है वो हमें सिकनेस देते हैं. ठीक है, जैसे वो हमें कंफर्ट देती है वाइटल फोर्स, ये इनमिकल एजेंट्स हमें क्या कहते हैं, हमें डिस्कम्फर्ट देते हैं. लाइफ वाइटल फोर्स लाइफ को एक हार्मोनियस वे में चलाती है, जबकि ये मॉर्बिफिक एजेंट्स जो इनमिकल टू लाइफ है वो हमारे क्या कहते हैं, डिरेंज कर देती है सारी चीज़ों को, और जो हार्मोनियस वे में चल रहा होता है वो डिसहार्मनी में चला जाता है. तो ये इनमिकल टू लाइफ भी होने चाहिए, मतलब लाइफ को सपोर्ट करने वाले नहीं होने चाहिए, लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले होने चाहिए. इट इज ओनली द वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच एन एब्नॉर्मल स्टेट. इट इज ओनली द वाइटल फोर्स. जब हम बीमार पड़ते हैं या कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो इट इज ओनली द वाइटल फोर्स which is acting, which is deranged, which is affected. ठीक है, to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations. अब पहले वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाती है, उसका ये रिजल्ट है जो हमें डिसएग्रीएबल सेंसेशंस आती हैं. इंक्लाइन इट टू द इरेगुलर प्रोसेसेस, जो हमारी प्रोसेसेस इरेगुलर हो जाती है, हमारी हार्मोनी डिसहार्मनी में चेंज हो जाती है, ये उसका इफेक्ट है. यानी कि आपकी वाइटल फोर्स डिरेंज हुई. ठीक है, उसके बाद अफेक्ट क्या, उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ है वो इसमें बताना चाह रहा है कि इट इज ओनली द वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच एन एब्नॉर्मल स्टेट. इस एब्नॉर्मल स्टेट तक डिरेंज हो जाती है वाइटल फोर्स दैट कैन फर्निश द ऑर्गेनिज्म विद इट्स डिसएग्रीएबल सेंसेशन. यानी कि उसको क्या प्रदान करती है, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या आता है, डिसएग्रीएबल सेंसेशंस होती है, इरेगुलर प्रोसेसेस होती है, जिसको हम डिजीज बोलते हैं. यानी कि डॉक्टर हैनिमैन कह रहे हैं कि डिजीज और वाइटल फोर्स अफेक्शन ये साथ में नहीं होता है. ठीक है, एंड ये दोनों साथ में चीजें नहीं होती हैं, साइमल्टेनियसली नहीं होता है. पहले वाइटल फोर्स अफेक्ट होती है, उसके बाद डिजीज आती है.
एज अ पावर इनविजिबल इन इटसेल्फ, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है जो खुद में तो इनविजिबल है, लेकिन हमें दिखती कैसे है, हमारे सेंसेस तक कैसे पहुंचती है, हम इसको रिकॉग्नाइज या कॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, ओनली कॉग्नाइजेबल बाय इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। जब ये हमें हार्मोनी में चलाएगी, जब ये हमारी सारी चीजें रेगुलर प्रोसेसेस में रखेगी, जब हमें नॉर्मल फंक्शंस देगी, नॉर्मल सेंसेशंस देगी, तब हमें पता चलता है। और जब ये डिरेंज होती है तो इसके जो इफेक्ट होते हैं उससे भी इसकी प्रेजेंस का पता चलता है, यानी कि इट इज कॉग्नाइजेबल बाय इट्स इफेक्ट। जब इफेक्ट होती है ना, जो इसके इफेक्ट दिखते हैं ना बाद में, जब ये अफेक्ट होती है उसके बाद इसके जब इफेक्ट्स दिखते हैं तब हमें पता चलता है कि देयर इज समथिंग इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। इट्स मॉर्बिड डिरेंजमेंट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, इट्स मॉर्बिड डिरेंजन ओनली मेक्स इटसेल्फ नोन बाय द मैनिफेस्टेशन। अब कैसे पता चलेगा कि ये मॉर्बिडली डिरेंज हो चुकी है, ये हमें पता चलेगा मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। और मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज क्या है, सेंसेशंस एंड फंक्शंस ऑफ दोस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एक्सपोज्ड टू द सेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड फिजिशियन। अब कोई ऑब्जर्वर है या फिजिशियन है, उस तक कोई साइंस एंड सिम्टम्स पहुंचते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज हो चुकी है, वो कैसे बताती है, वो एब्नॉर्मल सेंसेशंस एंड फंक्शंस प्रोड्यूस करेगी, यानी कि डिजीज के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होगी, जो एक्सपोज्ड होंगे टू द फिजिशियन, टू द सेंसेस ऑफ द फिजिशियन। सेंसेस यानी कि वो आंख से देख सकता है या नाक से सुन सकता है, नाक से सुन सकता है या कान से सुन सकता है या हाथ से महसूस भी कर सकता है। मान लो कि कोई ऐसे इरप्शंस हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, या फिर हाइव्स है जो स्वेलिंग है वो पता नहीं चल रही है, वो आपको हाथ से टच करके पता चल सकती है, कुछ चीजें देख के पता चल सकती है, कुछ चीजें स्मेल करके पता चल सकती है कि उसका जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसका ब्रेथ बहुत ज्यादा स्मेली है या उसका स्वेट बहुत ज्यादा स्मेली है, तो वो सेंसेस वो देख तो नहीं पा रहा है, ना छू पा रहा है फिजिशियन, तो उसको स्मेल से जब वो अपने ऑल्फैक्टरी सेंसेस का इस्तेमाल करता है तब उसको पता चलता है। तो कैसे एक्सपोज टू द सेंस, जब ये सारी चीजें जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, यानी कि जो एब्नॉर्मल सेंसेशंस एंड फंक्शंस हैं, वो एक्सपोज होते हैं टू द सेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड फिजिशियन। सेंसेस को जब एक्सपोज होंगे, यानी कि जब फिजिशियन को देखेगा, सुनेगा, छुएगा या फिर सुनेगा, कुछ जैसे मान लो कुछ रेस्पिरेटरी का कुछ इशू है तो उसको वीज आ रहा है, तो वो अपने जो हियरिंग वाला सेंसर उसको इस्तेमाल करेगा। अगर उसको हार्ट बीट सुननी है, कुछ मोमस सुनने हैं, है ना, तो वो अपने हियरिंग वाले उसको इस्तेमाल करेगा। नोज को कब इस्तेमाल करता है वो मैंने आपको बता दिया है। दैट इज बाय मॉर्बिड सिम्टम्स, यानी कि ये वही कहना चाह रहे हैं कि बाय मॉर्बिड सिम्टम्स एंड इन नो अदर वे इट कैन मेक इटसेल्फ नोन। और कोई और तरीका नहीं है कि डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स अपने आप को दूसरों के सामने, यानी कि फिजिशियन के सामने प्रेजेंट कर सके। इट इज द ओनली वे। साइंस एंड सिम्टम्स एंड डिरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल साइंस एंड एबनॉर्मल फंक्शंस एंड सेंसेशंस, इसी की फॉर्म में वो फिजिशियन या ऑब्जर्वर के सामने प्रेजेंट हो सकती है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब वाइटल फोर्स डिरेंज होगी तो वो साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, एबनॉर्मल सेंसेशंस एंड फंक्शंस प्रोड्यूस करेगी, और वही सेंसेस तक एक्सपोज होने चाहिए। किसके सेंसेस तक एक्सपोज होने चाहिए? टू द फिजिशियन और ऑब्जर्वर। देयर इज नो अदर वे कि वाइटल फोर्स हमें बता सके कि वो उसकी एग्जिस्टेंस है, और वाइटल फोर्स ये बता सके कि मैं डिरेंज हो चुकी हूं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अफॉरिज्म नंबर 11। बहुत सिंपल अफॉरिज्म है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको जिस्ट बना के समझें तो बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, जैसे हम हर अफॉरिज्म के बाद थोड़े नोट्स देते हैं। तो डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स इज द सोर्स ऑफ ऑल डिजीजेस, मतलब यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि डिजीजेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स ही है। यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने उसको एक्सप्लेन करा हुआ है। यू कैन गो थ्रू इट, वेरी सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर एक बारी मैं चलो रीड कर ही देती हूँ फिर। इन दिस अफॉरिज्म डॉक्टर हैनीमैन टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन द डिजीजेस। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैन फॉल्स सिक। इसमें ये यहीं से शुरू किया ना उन्होंने कि क्या होता है जब एक इंसान बीमार पड़ता है। तो उन्होंने बोला है कि चाहे हेल्थ हो या डिजीज हो, कुछ भी मटेरियल नहीं है, दोनों ही डायनामिक हैं, स्पिरिचुअल हैं। बिकॉज ये किससे चलते हैं? ये वाइटल फोर्स से चलते हैं। दोनों ही वाइटल फोर्स की वजह से हैं। हेल्थ भी है तो भी वाइटल फोर्स है, इसीलिए हेल्थ है। डिजीज है तो भी वाइटल फोर्स इज द रीजन, उसका डिरेंजमेंट हो जाता है, तो डिजीज है। वाइटल फोर्स इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ड्यूरिंग इलनेस दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स इज डिरेंज्ड बाय द डायनामिक इन्फ्लुएंसेस, जो मैंने अभी ऊपर बताया। द वाइटल फोर्स कैन बी डिरेंज्ड इन सच अ वे टू प्रोड्यूस डिसएग्रीएबल सेंसेशंस एंड फंक्शंस व्हिच डॉक्टर हैनीमैन टर्म्ड एज मॉर्बिफिक एजेंट, यानी कि किसी मॉर्बिफिक एजेंट से वाइटल फोर्स हमारी डिस्टर्ब होती है, डिरेंज होती है, और वो डिसएग्रीएबल सेंसेशंस एंड फंक्शंस को प्रोड्यूस करती है। He said it is not the physical body that is first attacked, जो मैंने बोला सबसे पहले वाइटल फोर्स अफेक्ट होगी, उसके बाद होगा आपका डिसीज। साथ साथ नहीं होता है, ये कभी भी साथ साथ नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछ लेता है ये। तो कभी भी दोनों साथ साथ इफेक्ट नहीं होते हैं। पहले आपकी वाइटल फोर्स डिरेंज होती है, उसके बाद वो साइंस एंड सिम्पटम्स प्रोड्यूस करती है, जो डिजीज का एक पार्ट है। फर्स्ट अटैक बट द वाइटल फोर्स, सबसे पहले वाइटल फोर्स। दिस डिरेंजमेंट हैपेंस ड्यू टू डायनामिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि ऐसी वैसी चीज से तो इन्फ्लुएंस होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी वाइटल फोर्स डायनामिक है, तो उसको डिरेंज करने के लिए कुछ डायनामिक इन्फ्लुएंसेस ही चाहिए, जिसको हम डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस और फैक्टर्स बोलते हैं, व्हिच इज इनमिकल टू लाइफ। दीस मॉर्बिफिक एजेंट्स एक्ट एनर्जेटिकली रादर देन मटेरियली। मटेरियली एक्ट नहीं करते हैं, ये डायनामिकली एक्ट करते हैं, क्योंकि डायनामिक चीज को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो डायनामिकली एक्ट करना पड़ेगा। मींस दे डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द वाइटल फोर्स विदाउट नेसेसरली कॉजिंग विजिबल डैमेज एट फर्स्ट। जैसे जैसे हमारी वाइटल फोर्स और ज्यादा डिरेंज होती जाती है तो उसका इफेक्ट दिखता है, शुरुआत में इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे वाइटल फोर्स डिरेंज हुई वैसे आपको साइंस एंड सिम्पटम्स आने लग जाएंगे, क्योंकि वाइटल फोर्स पहले डिरेंज होती है तो वो अपने आप को वापस बैलेंस में लाने की कोशिश करती है। जब उसकी कोशिश खत्म हो चुकी होती है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है, तो साइंस एंड सिम्पटम्स प्रोड्यूस करना बॉडी स्टार्ट करती है। Once vital force is disturbed, there is no longer functions in harmony. तो हार्मनी में कुछ नहीं होता है, सब कुछ डिसहार्मनी में हो जाता है। हमें अनप्लेजेंट सेंसेशंस आने लग जाते हैं, जैसे पेन, डिस्कम्फर्ट, इरेगुलर फंक्शंस, फीवर्स, वॉमिटिंग, फटीग्स, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं।
वाइटल फोर्स बीइंग इनविजिबल इन मटेरियल कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, हम डायरेक्टली तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो डॉक्टर हैनीमैन ने फॉरिज्म में बताया है। इट इज ओनली थ्रू इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी दैट वी केम टू नो इट हैज बीन डिस्टर्ब। तभी हम क्या देखते हैं कि हमें कुछ इफेक्ट दिखाई देते हैं जो तब आते हैं जब वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो चुकी होती है। Hence, the only way a physician can identify a disease by observing the signs and symptoms present in the patient. तभी उसको पता चलता है कि हमारा मरीज या हमारा जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है वो अब पेशेंट बन चुका है या वो बीमार हो चुका है। This is why he believes that if you remove all the signs and symptoms, you are then cured. तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स हट जाएंगे तो डिजीज हट जाएगी, और डिजीज हट गई है दैट मींस आपकी वाइटल फोर्स वापस नॉर्मल हो गई है। ठीक है, तो इफ द वाइटल फोर्स इज इन बैलेंस, देयर इज नो सिम्टम्स, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू, यू आर इन अ बैलेंस्ड स्टेट। अब फिफ्थ एडिशन में फुटनोट दे रखा है मटेरिया पैकेंस, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखी है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। क्योंकि मटेरिया पैकेंस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लो, इसके ऊपर 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और इसमें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है, कई बार ये पूछा जाता है किसने कॉइन किया था, ये भी पूछा जाता है, कहाँ पे कॉइन किया हुआ ये भी पूछा जाता है, किसके कंटेक्स्ट में कॉइन किया गया ये भी पूछा जाता है। तो मटेरिया पैकेंस इज अ लैटिन फ्रेज, इसमें भी क्वेश्चन आता है। द ऑफेंडिंग मैटर यानी कि फॉल्टी मटेरियल, जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो सके, ऑफेंडिंग मतलब जो तकलीफ देने वाला है, परेशान करने वाला। इट वाज अ कांसेप्ट यूज्ड इन एंशिएंट एंड मेडिवल मेडिसिन टू रेफर द मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज इज बिलीव्ड टू बी सम हार्मफुल सम इम्प्योर सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर, और उस टाइम के इरेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो थी वो यही मानती थी मटेरिया पैकेंस आर द कॉजेस ऑफ डिजीजेस। फिर हैनीमैन ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी अफोरिज्म नंबर 11 से लेकर 17 तक कि भाई ऐसे ऐसे डिजीज आती है, वाइटल फोर्स डिजीज होती है, उसके बाद डिजीज आती है। तो मटेरिया पैकेंस इज नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज। अब हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड इसका क्या क्या है वो आप देख लेना, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया गया है। अगर आप एक अच्छा क्वेश्चन लिखना चाहते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, फुल आउट ऑफ फुल तो कोई नहीं देता, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको ऐसा लिखोगे तो 4 मिल जाएंगे, 10 का है तो 8 मिल सकते हैं, 7 मिल सकते हैं, बढ़िया अगर लिखोगे तो 8 से 8.5 के बीच में मिल जाएंगे। हिपोक्रेटिक गैलेनिक मेडिसिन में डिजीज वर थॉट टू बी कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ 4 ह्यूमर्स, उन्होंने उस टाइम बोला था ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। व्हेन दिस बैलेंस वाज डिस्टर्ब, उनका कहना ये था कि जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, इट वाज बिलीव दैट मटेरिया पैकेंस द ऑफेंडिंग और करप्ट मटेरियल एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये मटेरिया पैकेंस हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वही रिमूव करना चाहते हैं फिजिशियन। उस टाइम की क्या था, उनका एम यही था कि इसको रिमूव करना है, ब्लड लेटिंग से करो, वॉमिटिंग से, पर्जिंग से, प्लीज थेरेपी से इसको हटा दो। हैनीमैन का व्यू क्या था, उन्होंने बोला मटेरिया पैकेंस का आइडिया आपका गलत है, इट इज नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज। ही आर्ग्यूड दैट डिजीज डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनी विजिबल मटेरियल सब्सटेंस, इससे नहीं होता है, डिजीज रिजल्ट होती है डायनेमिक डिस्टर्बेंस से, जो डिस्टर्बेंस होती है वाइटल फोर्स की, उसके बाद जो है हमें डिजीज होती है, जो मैंने अभी समझाया वो। मटेरिया पैकेंस रिफ्लेक्ट्स द मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज इन प्री मॉडर्न मेडिसिन। हैनीमैन्स होम्योपैथिक फिलॉसफी अपोज्ड दिस व्यू, इंट्रोड्यूसिंग अ डायनेमिक एनर्जेटिक मॉडल ऑफ डिजीज एंड हीलिंग। उन्होंने बोला कि एक डिजीज कुछ नहीं है, इट इज अ डायनेमिक थिंग, इट इज नॉट समथिंग मटेरियल, इट इज अ डायनेमिक हीलिंग। इट इज, अगर आपको हील भी करना है तो भी वो डायनेमिक होना चाहिए, डिजीज करनी है तो भी डायनेमिक होनी चाहिए। मटेरियल पैकेंस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एलोपैथिक एंड मॉडर्न होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये बोला था, तो इट इज अबाउट मटेरियल पैकेंस, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आप। 5th एडिशन के फुटनोट में दिया हुआ है। जो 6th एडिशन का फुटनोट है ना वो उसका बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी बहुत ये पूरा जो है फुटनोट ही है, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, इसका मैंने जस्ट एक दे रखा है कि इसमें क्या इन्होंने बताया हुआ है। इसमें डॉक्टर हैनीमैन ने ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस, कि क्या होता है डायनेमिक इन्फ्लुएंस, उसके रिगार्डिंग उन्होंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे मून एंड टाइड का एग्जाम्पल दिया है कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि एक दूसरे को इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब कुछ बीच में तार जुड़े हुए हैं, या ये इसको खींच रहा है या इसको लेके जा रहा है या इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी उसका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, उसको कहते हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस। डॉक्टर हैनीमैन elaborates on this dynamic nature of the disease and medicine. He explained that vital force which governs life, जो लाइफ को गवर्न करती है, हेल्थ को गवर्न करती है, not through any material means but through the dynamic influences. अब मैग्नेट अट्रैक्टिंग मेटल, उसमें तो कुछ ऐसा तार खींच के मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हमें ये जरूर पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी वजह से मेटल जो है अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स मैग्नेट। इन्फेक्शन भी उन्होंने बोला है कि सिक मेकिंग इन्फ्लुएंस अपॉन हेल्दी मैन एज वेल एज द डायनेमिक एनर्जी ऑफ द मेडिसिन अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। मतलब अगर आपको किसी को सिक भी करना है या किसी को वापस उसकी हेल्थ रिस्टोर भी करनी है तो भी हमें डायनेमिक इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब उन्होंने बोला कि जब आपको कोई इन्फेक्शन फैलाना है या कोई इन्फेक्शन फैलता है वो भी डायनेमिकली फैलता है। अ चाइल्ड विद स्मॉल पॉक्स और मीजल कम्युनिकेट्स टू नियर अनटच्ड हेल्दी चाइल्ड इन एन इनविजिबल मैनर डायनेमिकली। द स्मॉल पॉक्स और मीजल दैट इज इनफैक्ट इट एट अ डिस्टेंस विदाउट एनीथिंग मटेरियल। अब कोई वो जाकर उसको मटेरियल तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है कि खुद जाकर चिपक रहा है या उसको कुछ दे रहा है जिसकी वजह से डिजीज जो है दूसरे चाइल्ड तक जा रही है, बट इट इज डायनेमिक फ्रॉम द इन्फेक्टिव चाइल्ड गोइंग और केपेबल ऑफ गोइंग टू वन टू द इन्फेक्टेड, एक से दूसरे तक जाता है। बिकमिंग नॉशियस, आपने कुछ खास चीज देख लिया है जिसको मतलब कुछ ग्रॉस ही देख लिया आपने, जिसको देख के आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो वो भी कोई मुंह में तो चली नहीं गई है कि अभी आपको उल्टी आ जाए, पर देख के ही उल्टी आ रही है, तो दैट मींस व्हाट, कुछ ऐसा तो नहीं है कि वहां से कुछ मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है आपके अंदर, है ना, रेजिंग योर आर्म, ऐसा भी कुछ नहीं कि पकड़ पकड़ के कोई खींच रहा है। होम्योपैथिक रेमेडीज भी इसी तरह डायनेमिक इन्फ्लुएंस है। ही सेज दिस फिनोमेना हैपेंस विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। डायनेमिक का मतलब उनका है, डायनेमिक इन्फ्लुएंस का मतलब है कि कोई भी इफेक्ट आता है विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल टूल्स नहीं होने चाहिए, शोइंग दैट द इनविजिबल नॉन मटेरियल फोर्सेस कैन क्रिएट विजिबल इफेक्ट। वो कहना ये चाह रहे हैं कि फोर्सेस चाहे इनविजिबल हो, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है किसी आयरन रॉड को, तो फोर्सेस हैं लेकिन वो इनविजिबल फोर्सेस हैं, पर जो उसका अट्रैक्शन है जिसकी तरफ जा रहा है वो दिख रहा है, तो वो है नॉन मटेरियल फोर्सेस लेकिन क्रिएटिंग अ मटेरियल विजिबल इफेक्ट। ठीक है,
The invisible influence is what he calls, जो invisible influence है ना वही है dynamic power. Similarly, disease does not begin with material changes. ऐसा नहीं है कि disease material changes से होता है, changes की वजह से आता है, but through a dynamic disturbance. जब vital force की dynamic disturbance होती है तब वो आता है. और disturbance होती किससे है? Morphic agent से. The disturbance happens without any physical transfer, just like a child with smallpox can infect another child without the direct touch. This is called dynamic infection. And the same way medicines भी हमारी वैसे ही काम करती हैं. Especially अगर हम बात करें homeopathically potentized medicines की, तो वो भी डायनेमिकली एक्ट करती हैं. द हीलिंग पावर डज नॉट कम फ्रॉम द फिजिकल सब्सटेंस. मतलब किसी फिजिकल सब्सटेंस से. अब सब लोग यही बोलते हैं ना कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं उसके अंदर सब्सटेंस तो है ही नहीं, उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस तो है ही नहीं, तो कोई फिजिकल सब्सटेंस ना प्रेजेंट होने की वजह से उसको जो है वो मान्यता नहीं दी जा रही है. साइंटिफिक एक्सेप्टेंस नहीं है, साइंटिफिक वर्ड में उसका एक्सेप्टेंस नहीं है. लेकिन जो इनकी एनर्जीज हैं उसकी वजह से वो ट्रीट कर रही हैं, उसकी वजह से वो हील करती हैं ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी डिजीज्ड पर्सन को, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने बोला कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो मटेरियल एक्सचेंज से नहीं चलती हैं या मटेरियल एक्सचेंज से हील नहीं होती हैं कि आप कुछ उसको पिला रहे हो, मटेरियल उसको कुछ खिला रहे हो, उसकी वजह से वो सही हो रहा है. बट क्यों सही हो रहा है? बिकॉज हमारी जो मेडिसिन हैं वो डायनेमिकली पोटेंटाइज्ड हैं, एनर्जाइज्ड हैं, ठीक है, लिबरेटेड एनर्जेटिक फोर्स रिलीज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन. जब हम उसकी डायनामाइजेशन करते हैं उसमें कुछ एनर्जीज रिलीज होती हैं जो उसके अंदर स्टोर होती हैं और उसी से हमारा जो है ट्रीटमेंट होता है. These medicines even in smallest doses can produce, अब ये क्यूरेटिव सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है because they act on vital force directly. As a conclusion, Dr. Henneman emphasizes that both diseases healing are governed by vital force. चाहे आपको डिजीज को गवर्न करना हो, चाहे आपको हीलिंग को, क्योर को, हेल्थ को गवर्न करना हो, वहां पर vital force का ही रोल है. The dynamic influence of medicines act upon the dynamic disturbance of the vital force. It is not wide, it is vital. Restoring health without the need of material doses. कोई material doses की जरूरत नहीं है. हमारी energized medicines, हमारी dynamically potentized medicines से ही हम ठीक करते हैं diseased person को, ठीक है. So this was the explanation of both. मैंने aphorism का भी explanation बता दिया है और मैंने जो footnote है उसका भी दे दिया है एक gist सा कि क्या क्या डॉक्टर हैनीमैन ने उसमें बात करी है. उसमें सिर्फ क्वेश्चन ऐसा इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि what is dynamic influence. इस पे 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड दैट इज ऑल.